नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशन में आपके सामने कुछ पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो आज हम चर्चा करेंगे उन महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में जो संविधान में किए गए हैं और जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं उन संविधान संशोधन के बारे में बात करते हुए जो बहुत ही पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि आगे और भी मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपको बनाकर सेंड कर सकूं, ताकि आप तैयारी के लिए आगे बढ़ सकें। तो हम आगे बात करते हैं। पहला महत्वपूर्ण संशोधन 1951 में किया गया और वो क्या था? भूमि सुधार। 1951 में पहला संशोधन किया गया भूमि सुधार को लेकर। उसके बाद बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया। किस में किया गया था? भारत के संविधान जो संविधान की प्रस्तावना में, और उद्देशिका, इसको उद्देशिका भी कहा जाता है। उस प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्षता और तीसरा है अखंडता। इन 3 नए शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। कब? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। और प्रस्तावना में आज तक खाली एक ही बार संशोधन हुआ है। तो ये याद करने वाली बात है, भूलना नहीं है कि प्रस्तावना में ऐसे कितनी बार संशोधन हुआ है जिसमें उसमें कुछ छेड़खानी या इम्प्रूवमेंट किया गया है। तो आपको याद रखना है वो कितनी बार किया गया है, एक ही बार। प्रस्तावना में और भी संशोधन हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार संशोधन हो गया तो हम बार बार उसमें संशोधन नहीं कर सकते। अगर हमें ज़रूरत है तो हम संविधान संशोधन उसमें प्रस्तावना में दोबारा भी कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान संशोधन हम प्रस्तावना में और भी समय रहते कर सकते हैं। प्रस्तावना में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के आधार पर संशोधन किया गया था और आज तक की ये सबसे बड़ी जज की बैठक हुई या बेंच बैठी जिसमें 13 जज थे। मतलब एक ऐसी बेंच बैठी प्रस्तावना में जो संशोधन के लिए, उसमें कितने जज थे? 13 जज। तो 13 जजों ने मिलकर उस प्रस्तावना में संशोधन की बात रखी और संशोधन किया उसमें। तो ये पूछ लेते हैं पेपर के अंदर के प्रस्तावना में जब संशोधन किया गया तो कितने जज की बेंच बैठी थी? वो थी 13। और वो कौन सा मुकदमा था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। आगे बात करते हैं प्रस्तावना में शब्दों का क्रम जो है वो किस आधार पे, कौन कौन से क्रम कैसे कैसे हैं। तो पहला उसमें प्रस्तावना में है संप्रभुता, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है पंथ निरपेक्षता, चौथा है लोकतांत्रिक और पांचवा है गणराज्य। ये 5 जो शब्द हैं आईएएस के पेपर में, पीसीएस में, यूपी पीएससी के अंदर और यूपीएससी में इन प्रश्नों को ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। इसके अलावा और भी एसएससी के एग्ज़ाम हैं या अन्य एग्ज़ामों में इसके सीरियल को लेकर बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसको प्रश्न को आपको याद रखना है। इसमें कैसे इनका सीरियल है? पहला संप्रभुता है, दूसरा समाजवादी है, तीसरा पंथ निरपेक्षता है, चौथा लोकतांत्रिक है और पांचवा गणराज्य है। तो आगे बात करते हैं। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है, यानी की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। किसको? प्रस्तावना। तो याद रखने वाली बात है ये भी कि प्रस्तावना को क्या कहा गया है भारतीय संविधान में? तो इसको क्या गया है कि संविधान की कुंजी। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही भाग 4 के अंतर्गत एक अनुच्छेद 51 का के आधार पर 10 मूल कर्तव्य, 10 फंडामेंटल्स ड्यूटी को जोड़ा गया। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन को इन्होंने मिनी संविधान की संज्ञा दी है। तो आज हम अगर प्रश्न हमसे पूछ लिया जाता है कि मिनी संविधान किस संशोधन को कहा जाता है या मिनी संविधान से क्या तात्पर्य है, तो 42वें संविधान संशोधन जो हुआ 1976 में, उसी को संशोधन को
मिनी संविधान की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि इसमें काफ़ी चेंजेस हुए संविधान में, और संविधान में कुछ नई बातें जोड़ी गई 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसीलिए इस संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उनमें से 2/3 ब्रिटिश शासन के समय के किए गए हैं और 1/3 संविधान में अन्य संविधान से लिए गए हैं। जो संविधान के अंतर्गत जो भी प्रावधान हैं, जो भी चीज़ें देखी जा रही हैं, उसमें 2/3 यानी 2/3 भाग ब्रिटिश शासन, जो ब्रिटिश राज था उस समय के समय से यहाँ पर जो कानून व्यवस्था थे संविधान के अंतर्गत वो रखे गए हैं। उसके अलावा 1/3 भाग संविधान में अन्य संविधानों से लिए गए हैं। 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 7 मूल अधिकारों को घटाकर 6 कर दिया गया तथा संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार 300 का अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया। इसमें ये बात पूछने के लिए पेपर में आ जाती है कि ऐसा कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई थी, तो वो थी 44वां संविधान संशोधन। और ये कब किया गया था? 1978 में, जब हमारा भारतीय संविधान बनके तैयार हुआ था 1949 में और 1950 में लागू किया गया। उस समय हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत 7 मूल अधिकार थे और उन मूल अधिकारों में एक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था वो अब 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में उस संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर अब उसको वैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जिसको अनुच्छेद 300 का अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 ये किससे संबंधित है? ये दल बदल से, मतलब कोई भी नेता अपने पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टी में नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो उसको उसकी क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यह इस संशोधन में देखा गया है और इसके द्वारा कुछ बातें जोड़ी गई हैं। जो 10वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। जो दल बदल से संबंधित जो भी संशोधन हुआ वो 10वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। 61वां संविधान संशोधन 61 अमेंडमेंट संविधान के अंतर्गत ये 1989 में हुआ और इसमें क्या किया गया? 21 साल से वोट की जो उम्र थी इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। हम ये इसमें स्पष्ट कर देते हैं कि भारतीय संविधान जब बनके तैयार हुआ था हमारा और लागू हुआ जब 1950 में, उस समय भारत में वोट की जो उम्र थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन समय रहते उसमें कुछ परिवर्तन किया गया 1989 में, जब ये आवाज़ हुआ कि जो उम्र है इसको थोड़ा कम करना चाहिए और 21 वर्ष उस समय जब ये अमेंडमेंट किया गया 21 वर्ष थी और अमेंडमेंट करने के बाद इसको 18 वर्ष कर दिया गया था। तो याद रखना है इसमें अब जो उम्र है, जो आज हम 18 वर्ष जो वोट डालने की उम्र है उस वो कब हमारे संविधान के द्वारा संशोधन की गई 1989 में। इससे पहले क्या कितनी उम्र थी हमारी? ये 21 साल थी। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ, जिसमें दिल्ली के लिए अलग विधानसभा का प्रावधान किया गया तथा मुख्यमंत्री का प्रावधान किया गया। जो भारत में जो दिल्ली जो राजधानी है उसके लिए 1991 से पहले अलग से कोई विधानसभा नहीं थी। जब 69वां संविधान संशोधन किया गया तो इसमें दिल्ली के लिए एक अलग विधानसभा का गठन किया गया और इस प्रावधान के जरिए आज हम देखते हैं कि दिल्ली में एक नई विधानसभा है और मुख्यमंत्री का प्रावधान है। उससे पहले यहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं था, कि केंद्र शासित प्रदेश के अधीन था और केंद्र के द्वारा जो सरकार होती थी उसी के द्वारा यहाँ पर दिल्ली को शासित किया गया और उसके द्वारा कार्य किया जाता था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था बहुत ही पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
पूछ लेते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में जो संशोधन किया गया वो कब किया गया और कौन से संविधान संशोधन को लेकर किया गया था। तो ये याद रखने योग्य बातें हैं। 73वां संविधान संशोधन था जो 1992 में हुआ और इसके जिसको 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। राजस्थान के नागौर खेतड़ी गांव में प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। तो ये भी पेपर में पूछते हैं, एसएससी के पेपर में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि ऐसी जो पंचायती राज व्यवस्था जब लागू हुई तो प्रथम बार उसको किस ज़िले या किस गांव से लागू किया गया था। तो राजस्थान राज्य के नागौर ज़िले के खेतड़ी गांव में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ही महिलाओं के लिए 33% सीट रिजर्व की गई। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायती राज व्यवस्था में जो वोट होते हैं, जो इलेक्शन होते हैं, उसमें महिलाओं के लिए 33% जो सीट थी उम्मीदवार के लिए वो आरक्षित की गई ताकि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक कार्य और राजनीतिक जो कार्यों में जोड़ा जा सके। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ जिसमें शहरी या निगम व्यवस्था को अनुसूची 12 में जोड़ा गया है। जो आज हम दिल्ली में या शहरों में जो हम देखते हैं, जो आपके म्युनिसिपैलिटी के जो इलेक्शन होते हैं वो किस अधिनियम के द्वारा जोड़े गए थे या किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए, तो वो 74वां संविधान संशोधन था और 1992 में हुआ था जिसको अनुसूची 12 में रखा गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हो ताकि उनको आगे कोई समस्या ना हो। बच्चों का विकास 6 से 14 वर्ष तक उनको शिक्षा के माध्यम से किया जाए जिसमें उनके बीच में कोई पैसे की समस्या ना आए, इसलिए इसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिए जाने का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा 86वें अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में किया गया, जो आज तक लागू है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य को इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कहने का मतलब ये कि जब उस समय 42वें संविधान संशोधन के समय 10 मूल कर्तव्यों को रखा गया था भारतीय संविधान के अंतर्गत। अब जब एक और मौलिक कर्तव्य की जब बात आई तो इस कर्तव्य को 11वें को इसी अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। 91वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 में दल बदल में सुधार किए गए तथा 1/3 सांसद या विधायक अपनी पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टी में जाते हैं तो उनकी सदस्यता बनी रहेगी। अगर कम सदस्य छोड़ते हैं तो सदस्यता निर्वाचन आयोग रद्द कर देगा। कहने का मतलब यह है कि 19वां संविधान संशोधन जब हुआ 2003 में तो दल बदल में थोड़ा कुछ अमेंडमेंट किया गया और इसमें क्या था कि अगर 1/3 सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी किसी पार्टी में जाते हैं तो उनकी सदस्यता बनी रहेगी। जैसे कि ये जो पार्टी है, 2 पार्टी हैं, अगर इसके पार्टी के लोग अगर इधर जाते हैं तो उसमें अगर 1/3 भाग यानी कि इन पार्टी के 1/3 जैसे कि 60 हैं, 60 में से अगर 20 मेंबर इस पार्टी से इधर ट्रांसफ़र होते हैं तो इनकी सदस्यता बनी रहेगी, वो रद्द नहीं होगी। अगर 20 से अगर ये कम जाते हैं, अगर 20 से कम जाते हैं, 19 या 18 जाते हैं तो वो जो 19 लोग जो गए उनकी सदस्यता ख़त्म हो जाएगी निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगर वो 1/3 या उससे ज़्यादा जाते हैं तो वो पार्टी के सदस्य मतलब सांसद या विधायक बने रहेंगे अन्य पार्टी में भी जाकर। तो ये अमेंडमेंट किया गया 2003 में। उसके बाद हम आगे बात करते हैं निर्दलीय पार्टी। अगर निर्दलीय पार्टी का कोई भी सदस्य अगर दल बदलता है तो
दल बदल नहीं सकता क्योंकि उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। भाई इसमें सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर एक तिहाई यहाँ पर है तो यहाँ जो निर्दलीय वो एक तिहाई तो होंगे ही नहीं, वो तो ऑटोमेटिक कम होंगे, वो तो एक ही व्यक्ति होगा या दो चार व्यक्ति होंगे। अगर वो लोग दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं। 91वां संविधान संशोधन में ही केंद्र में मंत्रियों की संख्या लोकसभा सदस्यों का अधिकतम 15% तथा निम्नतम 12% किया गया। ये जो 19वां अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, तो केंद्र में जो मंत्रियों की संख्या को निर्धारित किया गया, कंट्रोल किया गया, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब इलेक्शन के बाद मंत्रियों की संख्या के कोई इसमें कोई लिमिटेशन नहीं थी, तो ज़्यादा लोग मंत्री बना करते थे। अब उसको कंट्रोल किया गया भी ऐसे सब लोग मंत्री बन जाएंगे, इसको किस आधार पर रोका जाए, तो एक अमेंडमेंट किया गया भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा। उस समय ऐसा कोई कंट्रोलिंग के लिए नियम नहीं था, तो 90वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको कंट्रोल किया गया, जिसमें लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम जो लोकसभा जो मेंबर हैं उसमें जितने भी मेंबर उसका सिर्फ 15% ही मंत्री बन सकते हैं। अधिकतम कितने बन सकते हैं? 15। और लेकिन कम से कम भी एक लिमिट रखी गई, कम से कम 12% तो होने ही चाहिए। अगर 100 हैं तो 100 में से 12 तो कम से कम चाहिए, और लेकिन अधिकतम कितने होने चाहिए? 12। तो इसको मैं समझ सकते हैं 12 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 15। 15 से ऊपर नहीं जाएगा और 12 से कम नहीं जाएगा। तो ये लिमिटेशन कब की गई? 91 अमेंडमेंट के अंतर्गत। और यही राज्यों में न्यूनतम 12 और यहाँ पर अधिकतम कोई नहीं है। अधिकतम कितने हो सकते हैं राज्यों के अंतर्गत? लेकिन केंद्र में ऐसा नहीं है। केंद्र में ज़्यादा से ज़्यादा 15 हैं और राज्य में अधिकतम कोई नहीं है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जा सकते हैं, लेकिन निम्नतम 12 वहाँ भी ज़रूरी हैं। मंत्रियों का क्रम, जो मंत्री जो बने जाते हैं उनका क्रम क्या है? पहले आते हैं कैबिनेट मंत्री, फिर आते हैं राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार। पहले क्या है? कैबिनेट मंत्री, दूसरे हैं राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभाव, उसके बाद उप मंत्री। तो ये था आज की हमारी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सबको। ताकि आगे भी हम और भी आपके लिए वीडियो बना सकें, तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपको कोई भी जो समय रहते अच्छी वीडियो मिल सके। धन्यवाद।